स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हमारा नया सा चैप्टर जिसका नाम क्या है द्विघात समीकरण, उसके बारे में क्या करना है, हमको स्टडी करना है। यानी आपके बिहार बोर्ड मैथमेटिक में आपका जो एनसीईआरटी चैप्टर में जो आपका चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है। इससे पहले द्विघात समीकरण जानने से पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और आपने दो चैप्टर में यानी बहुपद में आपने पढ़ा होगा क्या, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद पढ़े होंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात अगर 2 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जस्ट वैसे ही द्विघात बहुपद से ही कनेक्टेड है क्या आपका द्विघात समीकरण, है ना। तो नॉर्मली द्विघात समीकरण होता क्या है, तो जब द्विघात बहुपद को हम क्या कर देते हैं, द्विघात समीकरण में बदल देते हैं, है ना। मतलब क्या, जब द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसको उसमें चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी जब द्विघात बहुपद को इक्वेशन में यानी समीकरण में बदल देना ही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है ना। अब द्विघात बहुपद आप जानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, प्लस c बराबर 0, है ना। द्विघात बहुपद अगर कहें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। लेकिन अगर समीकरण कहें तो कोई भी बहुपद समीकरण कब हो जाता है, जब उसको बराबर हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, है ना। कोई भी बहुपद समीकरण कब बन जाता है, तो कोई भी बहुपद समीकरण तब बन जाता है जब उसको हम इक्वल टू क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, यानी बराबर 0 लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है, आपका समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो इस क्लास में जो है ना हम लोग द्विघात बहुपद को पढ़ चुके हैं, है ना। हमको क्या जानना है, द्विघात समीकरण के बारे में जानना है। तो आपका यहाँ पे हम लिखेंगे चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। क्या क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में क्या करना है, हमको यहाँ पे बात करना है। तो आज जो है, आज जैसे कि थंबनेल पे देखे होंगे क्या कि हमको चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है, द्विघात समीकरण को देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण में क्या करना है, हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा क्या, डिस्क्रिमिनांट। क्या पढ़ना होगा, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट पढ़ना है, विविक्तर कहते हैं या विवेचक कहते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना क्या है, उसके बाद हमको पढ़ना है द्विघाती सूत्र कहते हैं, उसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र का, ठीक है। यानी इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र का, श्रीधराचार्य सूत्र। उसके बाद जो हमारा थर्ड है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, आपका ये पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको यहाँ पे हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है ना? इसके अलावा जो है आपको पढ़ना है क्या? गुणनखंड विधि। क्या? गुणनखंड विधि। ठीक है, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। जैसे गुणनखंड विधि के बारे में आप 2 चैप्टर यानी बहुपद में या क्लास 9th में 2 चैप्टर बहुपद में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि आसान होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका एक और टॉपिक है, वैसे इसमें पूछा नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। क्या? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि तो हो ही गया है। पूर्ण वर्ग विधि या हो गया। क्या होता है? तो वर्ग विधि बोलते हैं। क्या होते हैं? वर्ग विधि सारे उसको बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि तो हो ही गया है ना। उसको हम बोलते हैं साहब उसको स्क्वायर रूट मेथड। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्क्वायर रूट मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग विधि का वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि का क्या कहते हैं? वर्गमूल विधि कहते हैं, स्क्वायर रूट मेथड कहते हैं। ठीक है, वर्गमूल विधि कहते हैं। यानी इतना टॉपिक हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण में हमको जानना है। ठीक है, इतना मेथड हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि शायद इसको कंप्लीटिंग ना कंप्लीट पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलो ठीक है, वर्गमूल विधि। हाँ ठीक है, वर्गमूल विधि, स्क्वायर मेथड। ठीक, तो इन सारे को क्या करना है ना? हमको बारी बारी से क्या करना है? जानना है। तो एक बात और समझ लीजिए कि आप बहुपद में क्या निकाल रहे थे? शून्यक निकाल रहे थे। बहुपद में क्या निकाल रहे थे? शून्यक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। ठीक है, जीरो बोलते हैं। और आप 2 चैप्टर में पढ़े हैं, चैप्टर 2 में बहुपद में पढ़े। चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़े हैं? इसी शून्यक को हम कहते हैं क्या है? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। यानी चैप्टर 3 में आपने वहां पे क्या निकाला था? हल निकाला था, सॉल्यूशन निकाला था। और चैप्टर 4 में जो है आपको इसी को क्या कहते हैं? हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल, यानी क्या बोलते हैं? रूट। और ये तीनों का मतलब जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? एक ही होता है। शून्य कहिए तो चैप्टर 2 में हम पढ़े शून्य, चैप्टर 3 में पढ़े हम हल, और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे क्या? मूल। ठीक है, जबकि तीनों का मतलब क्या है? वही है। ठीक है, तो बस चैप्टर बदला तो नाम भी बदल गया। तो इतना सारा चीजों को हमको क्या करना है? पढ़ना है। इतना अगर हम पढ़ लेते हैं बढ़िया से, है ना, तो हमारा यहाँ से हम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात था, इतना चीज हमको क्या करना है? इतना सारे जो आपके यहाँ पे जो दिए हुए, इतना हमको चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण में क्या करना है? हमको जानना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका हल कितने तरह से निकालते हैं, है ना, यानी इन सब के बारे में जो है ना बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ठीक है, तो अब द्विघात बहुपद के बारे में तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो वैसा बहुपद जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात अगर 2 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब उसी द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं? समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब बारी बारी से हम जानेंगे कि ये सब क्या है। सारे टर्म, सारे जो है ना यहाँ पे जो जितना भी द्विघात समीकरण में आपको जो द्विघात समीकरण का फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके द्विघात समीकरण में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या? द्विघात समीकरण जो है टॉपिक उसको कि द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है,
तो द्विघात समीकरण क्या होता है? जैसे कि द्विघात का मतलब ये होता है कि आपका जब द्विघात बहुपद को हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं या समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, जब द्विघात बहुपद को, जब द्विघात बहुपद को समीकरण, जब द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में जब द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है या परिवर्तित का मतलब क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, बदल भी लिख सकते हैं। जब द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो वह रूप या तो वह द्विघात समीकरण कहलाता। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण का क्या, आपका ये डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें यानी द्विघात बहुपद को लिखे, क्या लिखते, द्विघात बहुपद है पहले, है ना, द्विघात बहुपद लिखने की कोई दिक्कत नहीं। और हम बोले हैं कि समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर जीरो। किसी भी बहुपद के आगे बराबर जीरो लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो द्विघात बहुपद लिखे, ठीक है, और इसको बराबर कर दे क्या, जीरो के, इसको बराबर कर दे किसके, जीरो के, तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो आप जानते होंगे, ax² + bx + c होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और जब इसी व्यापक रूप को जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, अगर ax² + bx + c है तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और जब इसको बराबर जीरो कर दिए तो ये क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। यानी किसी भी बहुपद को बराबर जीरो के इक्वल कर दीजिए तो क्या हो जाता है, वो बहुपद समीकरण में बदल जाता है। यहाँ पे द्विघात बहुपद को जीरो के बराबर रख दिए तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद लिख दीजिए, बराबर जीरो लिख दीजिए, तो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना बात समझ में आया। लिखेंगे उसके आगे इसमें कुछ कंडीशन है, जहां यहाँ पे बोल रहा है ए जो है वो इक्वल नहीं है किसकी, जीरो के। यानी क्योंकि अगर ax² लिखा हो और ये जीरो के इक्वल हो जाए, यानी अगर a जीरो के इक्वल हो जाए तो a क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और x² से गुना करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे bx + c हो जाएगा, जो कि आपका एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है क्या, कि आपका a जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तथा a b एवं c वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आपका द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा आता है कि द्विघात समीकरण का हल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। ठीक है, बात सुन रहे हैं। तो अगर ये लिख लिए होंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं और लिखते हैं क्या, द्विघात समीकरण का हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल, मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सॉल्यूशन ऑफ द्विघात समीकरण के हल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी द्विघात समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर उसका दायां पक्ष या बायां पक्ष एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो हम बराबर हो जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, वही चर का मान क्या कहलाता है, दिए गए समीकरण का हल कहलाता है। तो हम लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि आपका किसी द्विघात समीकरण में शामिल, लिखेंगे किसी द्विघात समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर, जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण के दायां पक्ष एवं बायां पक्ष क्या है, तो किसी द्विघात समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का दायां पक्ष एवं बायां पक्ष बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो चर का वह मान दिए गए द्विघात समीकरण का हल होता है। तो चर का वह मान दिए गए द्विघात समीकरण का हल होता है, दिए गए द्विघात समीकरण का हल होता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी द्विघात समीकरण में शामिल चर का वो मान, यानी किसी द्विघात समीकरण को हम लिखें, उसमें कोई भी चर हो, यानी x का कोई भी मान हो, मान को रखने पर, यानी द्विघात समीकरण में रखते हैं और रख के सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद उसका दायां पक्ष यानी RHS और दायां पक्ष का LHS दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, तो वो चर का मान है, जो वो x का मान था, वो द्विघात समीकरण का क्या होगा, वो द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वो द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि आपका 2x² + 3x और +2 बराबर कितना, 0, +2 बराबर कितना, 0, हम लिखे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे x का हम ऐसा मान रखें, x का हम एक ऐसा मान रखें कि आपका ये जो LHS है और आपका इधर जो RHS है, अगर दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि x का जो मान होगा वो दिए गए समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के क्या होगा, दिए गए द्विघात समीकरण के क्या होंगे, ये हल होंगे। क्या होंगे, ये हल होंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक, क्या रख देते हैं, एक रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चर का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस चर के मान को हम क्या करते हैं, रखते हैं
और रख के सॉल्व करते हैं तो उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे क्या यहाँ पे दिया गया जो आपका वैल्यू है, देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो ठीक है, अगर रख के सॉल्व करें, इसमें अगर x की वैल्यू करा के सॉल्व करें तो हमने कहा कि x बराबर 1 जो है ना द्विघात समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। तो हमको पता है किसी द्विघात समीकरण में शामिल चर का वो मान जिस समीकरण को रखने पर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है तो चर का वो मान द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। अब यहाँ पे 2 वैसे ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 वैसे ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे -5 बराबर कितना 0। अब 1 का स्क्वायर 1 की जगह 2 हो जाएगा प्लस 3 3 हो जाएगा -5 बराबर 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया 5 - 5 बराबर 0, 5 - 5 के 0 बराबर 0। यानी देखिए यानी LHS जो है बराबर है किसके RHS के। तो 10 विकल्प से बैठते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि आपका x बराबर 1 जो होगा वो दिए गए द्विघात समीकरण का क्या होगा हल होगा। क्या होगा दिए गए द्विघात समीकरण का क्या होगा हल होगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आएगी। अगर ये बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का हल जो है ना कितने विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण का जो हल है वो द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो उसको कितने विधियों द्वारा हम क्या करते हैं उसका हल करते हैं। ठीक है, तो ये बात द्विघात समीकरण को समझ में आ गया, द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको जानना क्या है, अब यहाँ पे हमको जानना है कि द्विघात समीकरण का हल जो है वो कितने विधियों से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल जो है ना कितने विधियों से हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टॉपिक देंगे कि आपका द्विघात समीकरण का हल यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण का हल निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वो विधि कौन कौन सा है ना, किस किस विधि द्वारा हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें सबसे पहले आता है क्या गुणनखंड विधि। क्या गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जिसको हम क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, दूसरा क्या है आपका वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं स्क्वायर रूट मेथड, स्क्वायर रूट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं स्क्वायर रूट मेथड कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है पूर्ण वर्ग विधि। क्या पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहिए, यानी जिसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं। ठीक है, और चौथा जो आपका होता है वो होता है क्या विघाती सूत्र। क्या विघाती सूत्र, विघाती सूत्र या इसी को श्री धाराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्री धाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्री धाराचार्य सूत्र का, श्री धाराचार्य सूत्र। ठीक है,
यानी 4 द्विघात समीकरण का हल जो है ना इस 4 विधियों से क्या करते हैं हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला आता है क्या गुणनखंड विधि, इसको हम क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा होता है वर्गमूल विधि, इसे स्क्वायर रूट मेथड कहते हैं। और तीसरा होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। और चौथा आपका होता है क्या द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला, या आपका श्रीधराचार्य सूत्र भी हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको जो है अब अलग अलग वीडियो के थ्रू जो है ना हम लोग सबसे पहले एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें हम लोग गुणनखंड विधि जो है ना एक वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। आगे आपका दूसरा वीडियो में हम क्या करेंगे आपका वर्गमूल विधि खत्म करेंगे। ठीक है, और तीसरा वीडियो में हम क्या करेंगे आपका पूर्ण वर्ग विधि निकालेंगे, है ना। पूर्ण वर्ग विधि कैसे काम करते हैं ना इसको निकालेंगे, और पूर्ण वर्ग विधि से ही उनको क्या मिल जाएगा द्विघाती सूत्र मिल जाएगा। तो उसी में पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम क्या करते हैं द्विघाती सूत्र क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो द्विघाती सूत्र पूर्ण वर्ग विधि से ही क्या किया जाता है। अब उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि अगर याद कर लेते हैं, ठीक है, तो द्विघाती सूत्र उसी से हमको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा भी हम कैसे द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं इसमें भी क्या करेंगे हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जितना भी आपका परिचय है इंट्रोडक्शन है आपका द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग वो सारा इतना था। ठीक है, अब अगले वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे पहले गुणनखंड विधि, उसके बाद वर्गमूल विधि, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, तब द्विघाती सूत्र के जो है ना द्विघाती सूत्र का जो यहाँ पे मैंने हल करने का जो तरीका है जो स्टेप है वो कैसे हम करेंगे, यानी गुणनखंड विधि को कैसे हल करेंगे। वैसे आप 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं गुणनखंड विधि, फिर भी इस क्लास में जो है ना गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या करेंगे यहाँ पे उसका अलग एक सेपरेट वीडियो देंगे, है ना, जिसमें आप बढ़िया से काफी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं गुणनखंड विधि को कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी दिए गए द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात कर सकते हैं मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसको वर्गमूल विधि के द्वारा हम कैसे द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे, है ना। उसका स्टेप क्या है, वर्गमूल विधि कैसे काम करते हैं उसका स्टेप क्या है, उसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे आपको ये स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। उसके बाद क्या आपका पूर्ण वर्ग विधि क्या है उसको कैसे हल करते हैं उसका स्टेप क्या है, उसका आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है ना, तो उसको हम जान लेंगे। उसके बाद द्विघाती सूत्र के द्वारा हम कैसे जो है द्विघाती सूत्र द्वारा कैसे हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। इनको जो है ना काफी आसानी से है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यानी अलग अलग ये चारों जो आपका जो क्या बोलते हैं विधि है इनको अलग अलग यानी सेपरेट वीडियो के थ्रू क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी इसको देखेंगे। और इस तरह से आपके चैप्टर 4 का जो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे यानी आपके चैप्टर 4 में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे जितने भी आपके रूल्स होंगे उन सबको हम क्लियर कर लेंगे, जिससे आपका जो चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग जो आपका फाउंडेशन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आसान है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कीजिए शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके इस वीडियो के थ्रू हेल्प ले सके और मैथ को काफी आसानी से समझ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।